जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 24 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछे गए हैं जीके जीएस से। और पिछली क्लास में हमने 22 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन किए थे। अभी एक शिफ्ट हमारी रह गई है, बीच में छूट गई थी 23 दिसंबर की। उसके भी क्वेश्चन मैं जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज की 24 दिसंबर की शिफ्ट वाले क्वेश्चन किस तरह के आए हैं। क्वेश्चनों को देख के पता चल रहा है जो लेवल 18 दिसंबर को शुरू हुआ था वही लेवल अब तक मेंटेन किया हुआ है जीके जीएस में। ठीक है, और साथ के साथ मैथ और रीजनिंग में भी वही लेवल आ रहा है। लेवल अभी तक चेंज नहीं हुआ है क्वेश्चन का। सेम टू सेम क्वेश्चन एक ही लेवल के आ रहे हैं। इससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि आगे आपके जो पेपर हैं, जो भी शिफ्ट बची हुई है, अभी जो भी डेट है, वो लगभग लेवल जो है सेम ही रहने वाला है। यानी पेपर मॉडरेट टू हार्ड लेवल का समझ सकते हैं। यानी 80% जो पेपर है वो आपका मॉडरेट आ रहा है और 20% जो पेपर है वो आपका हार्ड उसको कह सकते हैं। जैसे कि रीजनिंग में 23 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन उसमें मैथ के डाले जा रहे हैं। ऐसे ही मैथ में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, जबकि 2 से 3 क्वेश्चन प्रिज्म से हर शिफ्ट में पूछ रहा है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्रिज्म वाला चैप्टर थोड़ा सा पढ़ के जाइए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला उसके आप याद कर लीजिए, क्योंकि वो रिलेट करके पूछ रहा है प्रिज्म और त्रिभुज को। ठीक है, तो आप सारी टाइप के क्वेश्चन, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन जो टाइप बन के होते हैं उनको ही पढ़ लीजिए, वो सफिशिएंट रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में 115वां स्थान किस देश ने प्राप्त किया है। जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, विश्व शांति सूचकांक है, इसमें जो है 115वां स्थान किस देश ने प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। इंडिया ने जो है 115वां स्थान ग्रहण किया है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस पेन को चेंज कर लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ से इस पेन को हम सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद ओके। तो भारत ने जो है 115वां स्थान हासिल किया है। ये जो रैंकिंग है भारत की 115वीं रैंकिंग है। यानी भारत की जो रैंकिंग है 115वीं रैंकिंग है। कितने देशों में से, 163 देशों में से। ठीक है, 163 देशों में से भारत की रैंकिंग जो है 115वीं है। तो भारत में कह सकते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग काफ़ी डाउन है। ठीक है, काफ़ी डाउन है। यानी पिछले वर्ष से जो है 0.85% का सुधार हुआ, केवल पिछले वर्ष की तुलना में 0.85% अगर हम देखें तो ये इतना सुधार किया है भारत ने। ठीक है, अपनी रैंकिंग में, जो कि ना के बराबर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जो इसरो के नए चेयरमैन है वो किसको बनाया गया है जनवरी 2025 में। तो इनका नाम है डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है, इनका नाम है डॉक्टर वी नारायणन। डॉक्टर वी नारायणन, इनका नाम है डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है, तो इनको जनवरी 2025 में इसरो का नया सीईओ बनाया गया है और इन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया है। ठीक है, किसको रिप्लेस किया इन्होंने, एस सोमनाथ को। एस सोमनाथ को इन्होंने रिप्लेस किया है, सोमनाथ। तो एस सोमनाथ का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। वर्तमान में इसरो के जो चेयरमैन है, इसरो के जो अध्यक्ष हैं, डॉक्टर वी नारायणन है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, खुदीराम बोस की फांसी के समय उनकी आयु कितनी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, खुदीराम बोस जो है फांसी के समय उनकी जो आयु कितनी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, खुदीराम बोस की फांसी के समय जो एज थी वो थी 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष की एज में जो है उनको फांसी दी गई थी। किसी किसी स्रोत में ये 15 वर्ष भी मिलता है कि 15 वर्ष की आयु में उनको फांसी दी गई थी। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका 18 वर्ष हो जाएगा। फांसी का कारण क्या था खुदीराम बोस को, इन्होंने क्या किया था, प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर, जो ब्रिटिश एक मजिस्ट्रेट थे डगलस किंग्सफोर्ड। ठीक है, कौन थे, डगलस किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड, तो इन्होंने, इन लोगों ने इनको मारने की योजना बनाई और उनकी गाड़ी पर बम फेंक दिया। ठीक है, जबकि जो बम फेंकना था इनकी गाड़ी पे फेंकना था, लेकिन गलती से किसी दूसरी गाड़ी पर उन्होंने बम फेंक दिया था, जिसमें 2 महिलाओं की जो है मृत्यु हो गई थी। तो उस केस में जो है खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, संसद के किस सदन द्वारा विशेष बहुमत से निर्णय लिया जाता है। संसद का कौन सा सदन है जहाँ पर विशेष बहुमत द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। तो संसद के दोनों ही सदनों के द्वारा, यानी राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों के द्वारा
विशेष बहुमत से निर्णय लिया जा सकता है? राज्यसभा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा, यानी दोनों सदनों के द्वारा। ऑप्शन में भी आपके दोनों ही सदन थे, ठीक है। एक ऑप्शन में दिया था राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा व लोकसभा दोनों, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन दिए गए थे। तो जो हमारा है विशेष बहुमत के द्वारा जो निर्णय होता है वो दोनों ही सदनों के द्वारा लिया जा सकता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा। विशेष बहुमत का मतलब क्या है? जो विशेष बहुमत होता है, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत ये कठिन प्रक्रिया है विशेष बहुमत की। तो इसका मतलब होता है आधे से ज़्यादा, यानी 50%, ठीक है, +1, आधे से ज़्यादा लोगों की सहमति होनी चाहिए। और उसके साथ साथ सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य होते हैं उनके कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके साथ में उपस्थित व मतदान, दोनों का अलग अलग है, उपस्थित और मतदान, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग है। तो उसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 बहुमत चाहिए उपस्थित लोगों का और मतदान लोगों का, दोनों के लिए 2/3 है, ठीक है। तो ये एक विशेष बहुमत की प्रक्रिया होती है। एक विशेष बहुमत और होता है जिसमें जो है आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है, ठीक है। वो कठिन संशोधन होते हैं, ठीक है, वो प्रक्रिया कठिन है। जैसे हमारा GST का जो संशोधन हुआ था वो विशेष बहुमत से संशोधन हुआ था। 3 प्रकार के संशोधन होते हैं: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के जो विधानमंडल है उनकी सहमति। तो 3 प्रकार के जो है बहुमत से जो निर्णय लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन ये फिर आ गया, 22 की शिफ्ट में ही पूछा गया था, 20 की शिफ्ट में ही पूछा गया था, फिर से शास्त्रीय नृत्य का क्वेश्चन पूछ लिया है। जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है ये असम राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, असम, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। और इसके जो जनक हैं, इस नृत्य के जो जनक है हमारे, इस नृत्य के जनक है श्रीमंता, ठीक है। इस नृत्य को जो विकसित किया उनका नाम है श्रीमंता, श्रीमंता, ठीक है। तो भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, 8 जो है शास्त्रीय नृत्य हैं। तो एक बार आप नृत्यों को अच्छे से देख के जाइए। क्वेश्चन नृत्य से पूछा जा रहा है जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, जिनमें हमारा भरतनाट्यम हो गया, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी होता है, ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, ठीक है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा का, और शास्त्रीय हमारा कहाँ का है? असम का, ठीक है। श्रीमंत शंकरदेव द्वारा इसको विकसित किया गया था। इंपॉर्टेंट है इनके जो है जनक जो है। आगे बात कर लेते हैं हम। खो खो के खेल में शब्द का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया क्योंकि बच्चे को पूरी तरह से बता नहीं पाया खो खो के खेल में शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका मतलब हमने इस क्वेश्चन को ले लिया है। तो मैंने खो खो के खेल से संबंधित शब्दावलियाँ हैं, तो शब्दावलियों से क्वेश्चन पूछा गया था। तो खो खो के खेल में शब्दावली, ठीक, शब्दावली, तो कौन कौन सी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सी शब्दावलियाँ हैं खो खो खेल में, ठीक है। जैसे एक होता है चेजर, जो उसमें यूज किया जाता है शब्द चेजर। चेजर का मतलब क्या होता है? ये वह टीम या वह खिलाड़ी होता है जो डिफेंडर को छूने यानी उसको टैग करने की कोशिश करता है, ये चेजर हो गया। इसके साथ साथ हमारा एक हम बोलते थे खो, तो खो का क्या अर्थ होता है? तो ये भी एक शब्दावली खो खो से संबंधित है, यानी चेजर के द्वारा अपने साथी को, डिफेंडर को खो कहकर हाथ से इशारा करना, ठीक है, जिससे साथी डिफेंडर को दौड़ने का मौका मिलता है, तो इसको खो बोलते हैं। इसके साथ ही एक खो खो से संबंधित है टैग, ठीक है, टैग भी जो है खो खो से संबंधित है। तो टैग का अर्थ क्या होता है? यानी चेजर द्वारा जो डिफेंडर को छूना ताकि वह आउट हो जाए, ठीक है, वो टैग हो जाता है। किसी को छू के हम आउट कर देते हैं तो उसको हम टैग बोलते हैं, ठीक है। हम जैसे खो खो बचपन में खेलते थे, ठीक उसी तरह का, लेकिन थोड़ी शब्दावली हमको देखनी पड़ेंगी यहाँ पे। खेल सेम वही है जो हम खेलते थे। इसके बाद है चेनिंग, ठीक है, अगला जो सब इससे संबंधित है चेनिंग। चेनिंग, चेनिंग का मतलब क्या है? एक डिफेंडर के पीछे दूसरा डिफेंडर लाइन में बैठाना, यानी पूरी तरह से खो खो में, ठीक है। तो ये जो पूरी तरह से जो खो खो से संबंधित अवधारणा इसको नहीं माना जाता है, लेकिन ये चेनिंग का मतलब यही होता है। तो ये कुछ संबंधित शब्दावलियाँ हैं खो खो के खेल से, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? जो हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, उनको जो है भारत रत्न जो है किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इनको जो भारत रत्न प्रदान किया गया था वो 2014 में इनको भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगर मैं प्रॉपर डेट की बात करूं तो प्रॉपर डेट की बात करते हैं तो 4 फरवरी 2014 को इनको भारत रत्न दिया गया। किसके द्वारा? प्रणब मुखर्जी के द्वारा, ठीक है, प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति हमारे प्रणब मुखर्जी थे।
तो प्रणब मुखर्जी के द्वारा जो है इनको भारत रत्न प्रदान किया गया। ठीक है, और ये खेल के क्षेत्र से भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ठीक है, पहले खिलाड़ी थे जिनको खेल के क्षेत्र से भारत रत्न दिया गया था। तो सचिन तेंदुलकर ने 2013 में संन्यास लिया था और 2014 में उनको जो है भारत रत्न प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, राजा महाबली की घर वापसी के सम्मान में केरल में कौन सा प्रमुख फसल उत्सव मनाया जाता है। जो राजा महाबली थे उनके घर वापसी के सम्मान में केरल में कौन सा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है, तो इसका नाम है ओणम। ठीक है, ये त्यौहार ओणम, ये अलग अलग लैंग्वेज में कई बार कई शिफ्टों में क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, ओणम से संबंधित तो ये ओणम त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में क्या होता है, नौका दौड़ कराई जाती है, खेल वगैरह होते हैं, फूलों की रंगोलियाँ जिसको हम क्या बोलते हैं, पुक्कलम इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इससे संबंधित सारे जो हैं ये कार्य किए जाते हैं। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जो LIC के प्रबंध निदेशक हैं वो किसको बनाया गया है, तो इनका नाम है श्री रामकृष्ण चंदर। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा रामकृष्ण चंदर, रामकृष्ण चंदन चंदर रामकृष्ण चंदर। तो इनको जो है दिसंबर 2025 में LIC का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो करंट अफेयर से जो क्वेश्चन ज़्यादातर आए हैं वो नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं करंट अफेयर से, तो आप एक बार जो है नियुक्ति वाले पोर्शन को भी पढ़ के पेपर में जरूर जाइएगा। आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, इसमें पूछा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और राजस्थान के तापमान में अंतर का मुख्य कारण क्या है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, और इधर हमारा राजस्थान, तो इन दोनों के तापमान में अंतर का मुख्य कारण क्या है। यहाँ जो तापमान थोड़ा ठंडा होता है, राजस्थान का गर्म होता है, तो इसके तापमान का मुख्य कारण क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है। तो तापमान का जो मुख्य कारण है वो उनकी भौगोलिक स्थिति है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति, ठीक, राइट आंसर हो जाएगा। भौगोलिक स्थिति के कारण इनके तापमान में अधिक अंतर पाया जाता है। क्यों, क्योंकि अंडमान निकोबार जो है एकदम समुद्र के निकट है। ठीक है, जहाँ अंडमान निकोबार पर क्या होता है, समुद्र का प्रभाव रहता है, जिससे तापमान स्थिर, ठीक है, स्थिर रहता है। यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंड पड़ती है। जबकि राजस्थान जो है वो महाद्वीप के अंदर है। ठीक है, जो दिन और रात, ठीक है, गर्मी सर्दी के तापमान का बड़ा अंतर होता है जहाँ पर, क्योंकि भूमि जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है, और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो इनकी जो तापमान में जो मुख्य अंतर है वो भौगोलिक स्थिति का है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भौगोलिक स्थिति। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। योजना आयोग का पहला पदेन अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो योजना आयोग के जो पहले पदेन अध्यक्ष थे वो थे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये पहले पदेन अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो योजना आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर मैं इनके प्रथम उपाध्यक्ष की बात करूं, जो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हैं वो थे गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। और जो योजना आयोग है, ठीक है, योजना आयोग का स्थान किसने लिया है, नीति आयोग ने, ये ध्यान रखेंगे। योजना आयोग का स्थान किसने लिया था, नीति आयोग ने। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। और नीति आयोग के प्रथम पदेन अध्यक्ष कौन थे, नीति आयोग के प्रथम पदेन अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम पदेन अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग यानी योजना आयोग का जो अध्यक्ष कौन होता है, पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, और योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। जो भी करंट टाइम पे प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग का अध्यक्ष था उस समय। अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो भी प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो ध्यान रखना, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई और योजना आयोग की 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में प्रवासियों का प्रतिशत कितना था। जो प्रवासी हैं उसमें प्रतिशत कितना था। ये डेटा थोड़ा सा जो है अलग अलग देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लगभग की, अगर मैं बात करूँ, लगभग 37%। ठीक है, जो प्रवासी हैं भारत की जनसंख्या में वो लगभग 37% के आसपास। अगर संख्या में मैं बात करूँ तो लगभग कितने हैं, 45 करोड़। ठीक है, 45 करोड़।
ठीक है, 45 करोड़ जो हिस्सा है वो हमारा प्रवासी लोगों का है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लिच्छवी वंश की राजकुमारी का क्या नाम था जिसका विवाह गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था। ठीक है, जिसका विवाह गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था। तो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी कुमार देवी। ठीक है, क्या नाम था इनका, ठीक से लिखते हैं, कुमार देवी। कुमार देवी इनका नाम था और इनका विवाह जो है गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कुमार देवी। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत किसकी गारंटी दी गई है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 है उसके तहत जो किसकी गारंटी दी गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो संविधान का अनुच्छेद 29 है ये आता है शिक्षा और संस्कृति के अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकार है। ठीक है, जो कि अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसमें जो है अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, उनकी जो भाषा और लिपि है उसको सुरक्षित करने की गारंटी इसमें दी गई है। तो इसको ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 29 को। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसकी गारंटी दी गई है, जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है उनकी भाषा, लिपि और उनकी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, यानी धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रदेश में, देश में उनसे जो है कोई भी अधिकारों से उनको वंचित नहीं किया जाएगा, ना ही जो है उनके साथ कोई भेदभाव किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है, ठीक है, इसका राइट आंसर कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ये जो है भारतीय वायुसेना में कैप्टन हैं और इनको जो है बिल्डथॉन 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो इसके एम्बेसडर हैं कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ये क्या है, भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, एशियाई खेल 2022 में पुरुषों की शॉटगन स्कीट स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता था। भारत के लिए जो है रजत पदक किसने जीता था। तो इनका नाम है अनंतजीत सिंह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनंतजीत सिंह। ठीक है, तो इन्होंने जो है पुरुषों की शॉटगन स्कीट स्पर्धा में भारत के लिए एक रजत पदक जीता था, जबकि अब्दुल्ला अल रशीदी ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो स्वर्ण पदक किसने जीता, इसमें गोल्ड किसने जीता था इस प्रतियोगिता में, अब्दुल्ला अल राशिदी। ठीक है, तो इन्होंने क्या जीता, गोल्ड, और ये कहाँ के हैं, कुवैत के। तो भारत की तरफ से किसने जीता था एक हमारा जो है रजत पदक, अनंतजीत सिंह ने। तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, 2023 का अंग्रेजी साहित्य अकादमिक पुरस्कार नीलम शरण गौर को मिला। उनकी पुस्तक का मुख्य विषय क्या था। तो जो नीलम शरण गौर हैं उनकी पुस्तक राग जानकी में रिक्विम। ठीक है, रिक्विम इन राग जानकी, इसकी पुस्तक का नाम था। ठीक है, रिक्विम इन राज जानकी, यानी राग जानकी में रिक्विम, इसको मिला था। इनका जो मुख्य विषय था वो विषय था ब्रिटिशकालीन इलाहाबाद की जो है पृष्ठभूमि पर आधारित ये पुस्तक थी और उनकी जो गायिका जानकी बाई, ठीक है, उनके विषय में इस पुस्तक में चीज़ें लिखी गई हैं, कैसे उन्होंने संघर्ष किया था। ठीक है, जिन्हें 56 छुरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो मुख्य विषय क्या था, मुख्य विषय थोड़ा बड़ा है, मैं ऐसे बोल के बता देता हूँ कि इनकी पुस्तक का जो मुख्य विषय था वो इलाहाबाद की एक प्रसिद्ध गायिका थी जानकी बाई। ठीक है, जिनको 56 छुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो लिख ही देते हैं, मुख्य विषय कौन था, जानकी बाई। इनकी पुस्तक का एक मुख्य विषय था। इन्हें क्या किस नाम से जानते हैं, 56 छुरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा राष्ट्रपति पर जो है इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लगाया जाता है। तो उस आर्टिकल का नाम है अनुच्छेद 61।
संविधान के अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, और ये महाभियोग ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, और महाभियोग शुरू करने से पहले, ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। ठीक है, कितने दिन पहले? 14 दिन पूर्व जो है सूचित किया जाता है राष्ट्रपति को, ताकि राष्ट्रपति अपने बचाव में अपना कोई व्यक्ति खड़ा कर सके। तो 14 दिन पहले लिखित सूचना राष्ट्रपति को दी जाएगी, उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू की जाती है। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है संसद के किसी भी सदन में, या तो राज्यसभा में यानी लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। अगर लोकसभा में इस प्रक्रिया को शुरू किया गया तो राज्यसभा सदन उसकी जांच कराएगा, अगर राज्यसभा में शुरू किया गया तो लोकसभा सदन उसकी जांच कराता है। जैसे ही जांच सही साबित हो जाती है तो उसी दिन से राष्ट्रपति को अपना पद जो है छोड़ना पड़ता है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद नंबर कौन सा था? 61। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। और महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? यूएस से। ठीक है, अमेरिका से ये प्रक्रिया अपनाई गई है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच संघर्ष का जो था मुख्य कारण क्या था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी जो था दिल्ली सल्तनत का शासक था, इसके बीच जो है संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इनके बीच संघर्ष का मुख्य कारण था साम्राज्य विस्तार। ठीक है, साम्राज्य विस्तार इनके बीच संघर्ष का मुख्य कारण था, साम्राज्य विस्तार और अपना वर्चस्व स्थापित करना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें है एशियन यूथ गेम्स 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? जो एशियन यूथ गेम्स 2025 थे, इसका जो तीसरा संस्करण अभी आयोजित हुआ है, तो उसका जो आयोजन कहाँ पर किया गया था? उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो हम उसमें बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इसका जो आयोजन था, ठीक है, तो इसका जो आयोजन था वो बहरीन में इसका आयोजन किया गया था। बहरीन, ठीक है, बहरीन में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो है अगर मैं भारत की रैंकिंग की बात करूं तो भारत की रैंकिंग जो है 6ठे स्थान पर भारत की रैंकिंग थी। भारत का जो स्थान था इसमें, भारत का स्थान, तो भारत का स्थान था 6th। ठीक है, 6ठे नंबर पर भारत इसमें रहा। भारत ने, अगर मैं कुल पदक की बात करूं तो इसमें भारत ने कुल पदक, ठीक है, कुल पदकों की बात कर लेते हैं, 48 पदक जीते थे। इन 48 पदक में अगर मैं बात करूं गोल्ड की, ठीक है, तो भारत ने कुल 13 गोल्ड जीते, जिनमें सिल्वर मेडल है, रजत पदक, सिल्वर की बात करूं 18 सिल्वर थे, और ब्रॉन्ज मेडल की बात करूं तो 17 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, 13 गोल्ड के साथ भारत इसमें जो है 6ठी रैंकिंग पे रहा था, और कुल पदक भारत के थे 48। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह 2021 का बुकर पुरस्कार पाने वाले उपन्यास द प्रॉमिस, ठीक है, उपन्यास का नाम है द प्रॉमिस, किस देश से संबंधित है? ठीक है, किस देश से संबंधित है? तो ये जो पुरस्कार है ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। ठीक है, सॉरी, हाँ, जो उपन्यास है दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका से ये संबंधित है। और मैं इसके लेखक की अगर मैं बात करूं तो इसके जो राइटर हैं, इसके जो लेखक हैं, उनका नाम है डेमेन गुलगुट, डेमेन गुलगुट। ठीक है, डेमेन गुलगुट इनके राइटर हैं। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा, इस उपन्यास को लिखा, और किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका से इसका संबंध है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था भारी उद्योगों का विकास। ठीक है, भारी उद्योगों का विकास था, यानी इंडस्ट्री स्थापित करना इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और इस पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी 1956 से 1961 रखी गई थी, इस पंचवर्षीय योजना की अवधि। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योगों का विकास, इंडस्ट्री स्थापित करना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, क्लियर हुई बात है। आगे हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार देता है? ठीक है, जो मौजूदा राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। तो ये आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद नंबर 3। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद 3 अगर देखा जाए अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 में तो माइनर सा अंतर है। ठीक है, माइनर सा अंतर है। अंतर क्या है? अनुच्छेद जो 3 है वो, इसमें पढ़ेंगे आप क्या लिखा है,
संसद को नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। नए राज्य बनाने, ठीक है, यहाँ से इस चीज़ को थोड़ा सा नोट करेंगे। तो ये है हमारा नए राज्य बनाने, या उसने बोला है मौजूदा राज्य, ठीक है, मौजूदा राज्य। तो इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 3 केवल वह शक्ति प्रदान करता है जो भारत के पहले से राज्य मौजूद हैं, ठीक है, उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है, उनके नाम बदल सकता है, ठीक है, एक राज्य को काटकर दूसरा राज्य बना सकता है। तो ये शक्ति किसके अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। यानी अनुच्छेद अगर 2 की बात करूं, अगर मैं आर्टिकल 2 की बात करता हूं यहाँ पर, तो आर्टिकल 2 में भी सेम यही प्रोविजन, लेकिन अनुच्छेद 2 ये शक्ति प्रदान करता है कि ऐसा कोई क्षेत्र जो पहले से भारत में शामिल नहीं था, ठीक है, उसको भारत में शामिल किया गया है, ठीक है, पहले से भारत का हिस्सा नहीं था, उसको युद्ध के द्वारा जीता गया या किसी संधि के द्वारा, या कोई क्षेत्र गिफ्ट में मिला है, ठीक है, तो उसको शामिल करने की बात करता है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं था। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, कौन से अनुच्छेद में परिवर्तन करने से भारत के क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है, तो भारत के क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा? अनुच्छेद 2। अगर अनुच्छेद 2 के तहत कोई नया भूभाग भारत में शामिल किया जाता है तो भारत का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। लेकिन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत एक राज्य से अगर दूसरा राज्य काट कर बना दिया जाता है तो उससे क्षेत्रफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिट्टी का हल, ठीक, किस स्थान से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है? मिट्टी का हल किस स्थान से मिला? तो ये मिला था बनावली से। कहाँ से? बनावली। बनावली से जो है मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, बनावली। और बनावली कहाँ पर स्थित है? बनावली है हरियाणा में, वर्तमान हरियाणा में स्थित है बनावली। हरियाणा में स्थित है बनावली। और यहाँ से जो है मिट्टी का हल और जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था बनावली। बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन यानी अंतिम क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ के किस विशिष्ट क्षेत्र में गौर मारिया नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है? जो गौर मारिया नृत्य है छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बस्तर क्षेत्र, ठीक है। कौन से क्षेत्र में? बस्तर क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है, बस्तर क्षेत्र में, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो जो ये नृत्य है ये एक जनजाति द्वारा किया जाता है जिसका नाम है गौर मारिया जनजाति, ठीक है। गौर मारिया जनजाति के द्वारा नृत्य किया जाता है। नृत्य का नाम ही जनजाति के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो ये जनजाति जो है इस नृत्य को करती है। ये एक समुदाय है जो कि विवाह जैसे अवसरों पर जो है इसका जो है आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। और अगर आप चैनल पे आज पहली बार जुड़े थे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। तब तक के लिए, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।